ये क्लास आज का जो हमारा लेक्चर बेटा याद रखिएगा, पाकिस्तान स्टडीज़ से क्लास सेकंड ईयर है और क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि क़रारदाद मकासद 1949 बयान करें। और कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी क़रारदाद मकासद की अहमियत बयान करें। याद रखिए बेटा, क़रारदाद मकासद जो पास आउट हुई थी वो 1949 12 मार्च, बेटा एक डेट यहाँ पे अनाउंस करें 12। बेटा क़रारदाद मकासद को एक्सप्लेन करने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 7 अगस्त 1947 को कराची आ गए और फिर 11 अगस्त 1947 के अंदर एक कमेटी बनाई। और कमेटी बेसिकली क्या था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी कि हमने क्या करना है, मुल्क पाकिस्तान के लिए एक आइन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन या आइन क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक लॉ की ज़रूरत होती है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसे आइन कहते हैं। और चूँकि बेटा पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हमने जो मुल्क पाकिस्तान लिया था वो इस्लाम के नाम पे लिया था, मज़हब के नाम पे लिया था। लेकिन उस वक्त मुल्क के हालात को देखते हुए आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के मुताबिक आपको ये अथॉरिटी दी थी कि आप लोग जब तक अपने मुल्क के लिए एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, उस वक्त तक आप इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1935 को क्या कर सकते हैं, अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करें। जब आप अपने मुल्क के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइन बना लेंगे तो उसके बाद इस आइन को ख़त्म कर दीजिएगा। और ऐसे ही हुआ कि जब मुल्क पाकिस्तान बना तो हमने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1935 को ही लेकर मुल्क पाकिस्तान आए। लेकिन याद रहिएगा बेटा कि हमने मुल्क जो लिया था वो इस्लाम के नाम पे लिया था, मज़हब के नाम पे लिया था, ताकि हम अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकें, गुजार सकें। तो ज़रूरत पेश आई हमें किस बात की बेटा, हमें अपने इस्लामिक लॉ बनाने की, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। वरना अगर इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते तो फिर इस मुल्क को अलहदा करने का कोई फ़ायदा ही ना था। हमने जो सेपरेशन की मज़हब के नाम पर की, इंडिया में भी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1935, हमारे पास भी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1935 का लॉ। तो फिर आपने सेपरेशन क्यों की? तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को जानते थे। और 11 अगस्त, हालांकि 14 अगस्त को हमारे क्या बेटा इंडिपेंडेंट डे, लेकिन उससे पहले क्या किया, 11 अगस्त को कमेटी बनाई। याद रखिए बेटा 11 अगस्त 1947 में कौन से मेंबर थे, तो याद रखिएगा जो अभी हाल ही में एक इलेक्शन हुआ था 1945 और 46 का, जो मेंबर वो सिलेक्ट हुए थे, उन्हीं मेंबर्स में से क्या की गई, एक कमेटी बना दी गई जिनको ये काम दिया गया कि आपने मुल्क के लिए एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। खैर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा बेटा कि जब वो पाकिस्तान बना उसके पास उस वक्त दो रैंक थे बेटा, एक था गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का, सेकेंडली क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असम्बली के क्या थे बेटा, वो हेड भी थे। लेकिन जब किनका, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई तो उस वक्त जो आपके सेकंड गवर्नर जनरल बने उनका नाम था ख्वाजा नाजिम उद्दीन साहब। बेटा क्या नाम था, ख्वाजा नाजिम उद्दीन साहब। कौन थे आपके, ये सेकंड गवर्नर जनरल बने। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो हेड बने उनका नाम था मौलवी तमीज़ उद्दीन। बेटा क्या नाम था उनका, मौलवी तमीज़ उद्दीन। बेटा याद रखिएगा ये आपके कौन थे, असम्बली के कौन थे बेटा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के हेड थे ये, और ये काम उन्हीं के था। जब इनकी डेथ हुई बेटा याद रखिएगा किनकी, कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की, तो ये काम किसके हैंड ओवर हुआ बेटा, लियाकत अली ख़ान के। लियाकत अली ख़ान ने आपको एक फ्रेमवर्क बना के दिया, लियाकत अली ख़ान ने आपको एक फ्रेमवर्क बना के दिया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना के दिया। फ्रेमवर्क मीन्स कि आपको बनाना कैसा है, आपके मुल्क का आइन, आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होगा कैसे। तो उनकी जो बेसिक चीज़ें थी ना बेटा, वो उन्होंने यहाँ लिख के दी आपको कि आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो जाए, उनमें एज अ बेसिक क्या रहेंगे, ये चीज़ें आपकी मौजूद रहेंगी। जैसे हम कोई घर वगैरह बनाते हैं तो एक मैप होता है कि घर कितने रूम्स का होगा, भाई हम जो बनाएंगे उसमें 4 रूम्स होंगे, तो 4 रूम डिसाइड तो कर लिए।
अब वो उसकी बात की बात डिज़ाइनिंग कैसे हो कैसे नहीं होगी, लेकिन एक डिसाइडेड तो है ना कि हम यहाँ पे रूम बनाएंगे, घर बनाएंगे, शॉप नहीं बना रहे। तो यहाँ पर भी क्या किया था, आपको ऐसा फ्रेमवर्क डिज़ाइन करके चले गए कि हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसमें ये पॉइंट क्या होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। आए देखते हैं बेटा कौन कौन से थे। सबसे पहले कहा गया सोनिटी ऑफ अल्लाह, यानी कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान हमें मिला है ये किसी की हाकमियत में नहीं होगा, किसी की मलकियत में नहीं होगा, इसमें सिर्फ हुक्म खुदा का होगा और खुदाई मुल्क पाकिस्तान का क्या होगा, बानी होगा, हाकिम होगा, और उसी का हुक्म क्या होगा, मुल्क पाकिस्तान पे चलेगा। यानी आसान लफ्ज़ में मुल्क पाकिस्तान का मालिक कोई नहीं होगा। हाँ, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होगा वो पावर ऑफ क्या करेगा, अथॉरिटी यूज़ कर सकता है, लेकिन वो मुल्क का मालिक नहीं बन सकता। तो हमारा इक़्तिदार का मालिक कौन होगा बेटा, एक अल्लाह होगा। बस ना गई। और इसी बात पे हमने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या है, अल्लाह ही क्या होगा बेटा, हमारी हाकमियत होगी। तो पहले पॉइंट में बता दिया गया कि यहाँ पे जो मज़हब होगा, यहाँ पे सिक्का चलेगा, वो किसका है, एक खुदा का, एक खुदा के मानने वालों का। नंबर 2 पे कहा गया द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत के असूल। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी के मीन्स कि आपको जो एक जमहूरियत जो आपको देती है, बेटा याद रखेगा प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें भी आपको क्या करते हैं, इस्लाम में भी जमहूरियत है बेटा, कि इक्वलिटी आपकी होनी चाहिए, आपको बराबरी मिलनी चाहिए, आपको इंसाफ मिलना चाहिए, और आपके जो वे ऑफ लाइफ है बेटा उसमें आपको आज़ादी मिलनी चाहिए। और जैसे आपको एक आज़ाद बोलने का हक़ है वैसे आपको आज़ाद सांस लेने का भी हक़ है। आप जहाँ चाहें मुल्क पाकिस्तान में किसी कोने में रहें, आपको ये हक़ होगा, आपको ये अथॉरिटी होगी, क्योंकि आप क्या हैं, इस पाकिस्तान के रहने वाले कौन, एक अच्छे सिटीज़न, एक अच्छे शहरी हैं बेटा। तो आपको वो तमाम हकूक़ जो डेमोक्रेसी देती है वो आपको क्या में मिलने चाहिए, इसमें इस बात को भी लिख दिया गया। नंबर 3 बेटा याद रखेगा वे ऑफ इस्लामिक लाइफ, यानी कि लोगों की ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक गुजारने के रास्ते बनाए जाएँ। वो इंसान बेटा अभी तो नहीं, एक लॉ बनाया गया था जिसको बाद में इम्प्लीमेंट किया गया था ज़िया-उल हक के दौर में। उसमें यूँ था कि अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में कोई खाता पीता हुआ नज़र आ जाए तो उसके ऊपर 500 रुपये क्या थे बेटा, पेनल्टी लगती, जुर्माना लगता था उसके ऊपर। और रमज़ान के महीने में बाकायदा तौर पर जो लोग ग्राउंड पे होते थे, किसी के ऐसी जगह पे जहाँ पे धुआं उठ रहा हो, कुछ बन रहा हो, तो वहाँ बाकायदा पूछा जाता कि आप लोग क्या बना रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई रीज़नेबल होता तो उसको छोड़ दिया जाता, वरना उस पर क्या जुर्माना लगता बेटा। आपकी टीवी ट्रांसमिशन बेटा जुमे के दिन क्या होती, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या होती, बंद हो जाती। आपको टीवी ट्रांसमिशन भी आपको नहीं दिखाई जाती थी। जुमे के दिन आपकी छुट्टी हुआ करती थी और जुमे के दिन सारी दुकानें बंद होती थी कि जुमे की नमाज 1 से लेकर 3 तक का जो टाइम है इसमें कोई शॉप्स नहीं खुलेगी। तो एक इस्लामिक वे के पे क्या किया, लोगों को ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए क्या किया, एक रास्ता दिखाया गया कि आपने ऐसी क्या करना है, ज़िंदगी को गुजारना है बेटा। तो वे इस्लामिक लाइफ क्या बेटा, आपको इस्लामिक लाइफ के मुताबिक क्या करना है, आपको ज़िंदगी गुजारनी है। उनके लिए जो कुछ एक आसान हल पेश किया जा सके उसके मुताबिक क्या करना है, आपको ज़िंदगियाँ गुजारनी है। राइट ऑफ मिनॉरिटीज़, ऐसी बात है बेटा जब मुल्क पाकिस्तान बना तो बनने के बाद वो लोग जो मुस्लिम नहीं है बेटा लेकिन हमारे साथ रह रहे हैं, और अगर आपने मुल्क पाकिस्तान का झंडा देखा होगा तो उसमें आपको 2 कलर्स नज़र आएंगे, एक है बेटा आपका ग्रीन कलर, एक है वाइट कलर। और जो ग्रीन कलर है वो किसको करता है, नॉमिनेटेड मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा वाइट कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आपके नॉन मुस्लिम को। तो जाहिर सी बात है आपके मुल्क पाकिस्तान में आपका फ्लैग ये बता रहा है कि आपके मुल्क में कौन है बेटा, नॉन मुस्लिम मौजूद हैं। तो जो नॉन मुस्लिम जो इस्लाम कबूल जिन्होंने नहीं किया या इस्लाम पे नहीं है वो लोग, तो उनके भी क्या करना बेटा, उनको भी राइट्स आपने देने। राइट्स कौन से, वो भी अपनी मजहब के मुताबिक क्या कर सकते हैं, ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। वो भी जो आपको आज़ादी है बेटा उनको आज़ादी वो भी दी जा सकती है। और इसके अलावा और क्या बेटा, कि जिस तरह से आपको इक्वलिटी है किसमें इंसाफ में, उनको भी क्या करना चाहिए, उनको बराबरी का हक देना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट ऑफ क्या बेटा मिनॉरिटीज़ हैं बेटा, उसकी भी ज़मानत कौन देता है, मुल्क पाकिस्तान देता है, गारंटी देता है कि ऐसे लोग जो कहाँ रह रहे हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, उनके बेसिक राइट्स उनको मिलने चाहिए। बेटा याद रखिएगा जब ये पॉइंट्स डिस्कस हुए तो उस वक्त जब इसकी बारी आई तो याद रखिएगा जब ये पास आउट हुआ तो सब बहुत सारे कौन थे बेटा, जो नॉन मुस्लिम थे वो यहाँ से माइग्रेट कर चले गए। क्यों, क्योंकि इनके पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि आपका मज़हब आपका क्या बेटा, अल्लाह कौन है, सोरिटी किसकी बेटा, अल्लाह की, अल्लाह की खुद मुख्तारियत है। गोया कि ये पूरा मुल्क किसके नाम में बन गया,
एक अल्लाह एक इस्लाम के नाम पे बन गया। तो जब जाहिर सी बात है पूरा मुल्क आप इस्लाम के नाम पे या इस्लाम के नाम से आपने बना लिया, तो एज अ नॉन मुस्लिम हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम क्या बेटा, उन्होंने इसके बाद क्या किया, यहाँ से माइग्रेट कहाँ किया, इंडिया की तरफ किया। यहाँ पे कहा गया फेडरल गवर्नमेंट। बेटा फेडरल गवर्नमेंट मीन्स क्या, कि जो अभी भी है फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत। याद रखिए बेटा, वफाकी हुकूमत है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपके गवर्नमेंट क्या बेटा, एक फेडरल कहलाती है, और इसके अंडर क्या है बेटा, आपके डिफरेंट प्रोविंसेस जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। और इसमें प्रोविंसेस को क्या है बेटा, ऑटोनॉमी मीन्स उनको भी इजाज़त होती है कि वो भी कर सकें, अपनी आज़ादी से फैसले कर सकते हैं। और एज अ फेडरल क्या होता है, उनके ऊपर हेड होता है, और ये क्या करता है, ये ऑर्डर देता है और बाकी सब इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है ऑर्डर के इनकी अपनी कोई राइट ना हो बेटा, ऐसा नहीं होता, बल्कि इनके अपने भी क्या है बेटा, ये लोग अपने भी कर सकते हैं, इनको भी ऑटोनॉमी होती है, इनको भी इजाज़त होती है कि अपने प्रोविंसेस में जो चाहे तब्दीली करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेड क्या है बेटा, इनको क्या है, इजाज़त मिलती है। फॉर एग्जांपल बेटा 3 सीटें, जैसे आपकी क्या बेटा, डिफेंस की, कम्युनिकेशन की, फॉरेन अफेयर की, ये 3 सीटें मेन हैं जो हमेशा फेडरल के पास रहती हैं। और बाकी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, तो ये और मिनिस्ट्रीज जो होती हैं बेटा, ये हर सूबे की अलग अलग होती हैं। यही वजह है कि बेटा आप अक्सर देखते होंगे जब कोविड का था वक्त, तो आपका एक फेडरल जो कौन है बेटा, आपका एजुकेशन जो है वो एक कुछ अलग क्या कर रहा है मिनिस्टर, वो एक अलग अनाउंसमेंट कर रहा है। और आपका सिंध का क्या बेटा, एजुकेशन मिनिस्ट्री वो क्या करती है, अलग अनाउंसमेंट करती थी, हमेशा उनके दरमियान में बात रहती थी ये। तो याद रखिएगा बेटा कि आपकी प्रोविंसेस को बेटा इजाज़त है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए जो मिनिस्ट्री में जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्स में जो मतलब एक तब्दील करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शाह अब्दुल लतीफ़ बेटा की छुट्टी जो होती है वो आप किस में होगी, आपके सिंध में होती है, जबकि और प्रोविंसेस में नहीं होती। तो ये क्या है बेटा, आपको ये आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें आज़ादी मिलना चाहें तो आप आज़ादी से क्या कर सकते हैं, अपने राइट्स ले सकते हैं। उसके बाद कहा कि बेटा फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हकूक़। कोई बता सकते हैं बेटा आपके फंडामेंटल राइट्स कौन से आपके बेटा जी, फंडामेंटल राइट्स। पीपी का स्लोगन किसको याद है, पीपी का स्लोगन, रोटी कपड़ा और मकान बेटा, बात में आ गई, ब्रेड क्लॉथ और शेल्टर, इनका क्या है बेटा, एक स्लोगन है किसका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो ये आपका बेसिक राइट है बेटा कि हर पाकिस्तानी को मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे याद रखेगा, आपको कोई बात करनी हो बेटा तो उसको आपको क्या है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलना चाहिए कि आप अपनी बात आगे तक पहुंचा सकें। आप कुछ लिखना चाहें तो प्रेस में आप जो लिखना चाहें आपके क्या करते हैं, आपकी प्रेस क्या होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए। आप जो लोगों को मैसेज देना चाहें वो आप दे सकते हैं बेटा। सोशल मीडिया बेटा आपका क्या है बेटा, आपका आज़ाद है, सोशल मीडिया आप जो कुछ करना चाहें आपको आज़ादी है उसके ऊपर, ये आपका आज़ादी हक है, आप आज़ादी राय रख सकते हैं बेटा। किसी भी लॉ के बारे में आप ऑन एयर या और मीडिया क्या कर सकते हैं बेटा, आप उसके बारे में हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो लॉ है बेटा ट्रांसजेंडर के हवाले से, तो इसके बेटा आपको राइट्स हैं बेटा, आप क्या कर सकते हैं, ऑन एयर क्या कर सकते हैं आप, या सोशल मीडिया पे क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी आपको राइट्स हैं, आप राहें आप क्या कर सकते हैं वो दे सकते हैं। तो किसके थ्रू बेटा, लॉ के, ये आपका कौन सा फंडामेंटल राइट्स आपका है बेटा कि आप उसके ऊपर दे सकते हैं जो भी आपको बुनियादी हक है। आखिर क्या है बेटा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आपकी अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जहाँ पर क्या होगी बेटा, जहाँ पर कुफर की हुकूमत होगी वो गवर्नमेंट चल सकती है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो बेटा, अनजस्टिस हो, नाइंसाफ़ी हो, वो गवर्नमेंट कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़रूरी है क्या होना चाहिए, आपकी अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, इस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो बेटा, आपका पॉलिटिकली कोई प्रेशर ना हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रेशर ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोग क्या करें बेटा, शराब की बोतल में आपको क्या कहें कि शहद हम लेकर आए हैं, तो उसके ऊपर कोई भी आपका प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपके किसके बेटा, जुडिशरी के जो भी फैसला करेंगी, जो अदालतें फैसला करेंगी। तो जब तक आपकी जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी उस वक्त तक आपके गवर्नमेंट में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती, ना आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन कर सकते हैं जब तक आपकी जुडिशरी क्या हो बेटा, आज़ाद ना हो बेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो किसने दिए बेटा, लियाकत अली ख़ान ने कहा था कि आपके मुल्क का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो उसमें ये पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। और याद रखिएगा बेटा, आपका अब तक आपके 3 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं, एक 1956 का,
उसके तहत कौन है बेटा? सिकंदर मिर्ज़ा चौधरी, मोहम्मद अली, और उसके बाद कौन थे? सदर अयूब खान ने 1962 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नंबर 3 पर बेटा कौन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में क्या किया? आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एज अ प्रीमेंबल के तौर पर ये कौन सा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जगह दी गई एज अ प्रीमेंबल, यानी इफ्तिताहिया तौर पर। यानी कि आपका पहले जब भी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फ्रेमवर्क किया, सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस किए गए वो यही थे बेटा। यानी कि 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बावजूद भी किसी ने भी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को चैलेंज नहीं किया। यहाँ तक लक्ष्य समझाया बेटा आज का। फिर सुन लो, 12 मार्च 1949 क्या बेटा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास आउट हुई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बनाने में लियाकत अली ख़ान का हाथ था। लियाकत अली ख़ान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाने के बाद आपकी जो पहली कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्हें दी, और उन्होंने भी क्या किया? इसको सराहा, उसको रखा, और उन्होंने भी क्या किया? अपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका 1956 में बना, उसमें ऐसा प्रीमेंबल के तौर पर मीन्स इफ्तिताहिया के तौर पर इन पॉइंट्स को रखा गया। सेकेंडली जब आपका 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, अयूब खान ने बनाया, उसने भी अपने अयूब खान ने भी क्या किया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको भी क्या किया बेटा? इन पॉइंट्स को शामिल किया, इस पर इसको रिजेक्ट नहीं किया। नंबर 3 पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा 1973 में बना, उसमें भी ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 1949 ऐसा प्रीमेंबल के तौर पर यूज़ हुआ, इसको भी इस्तेमाल किया गया, इससे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया बेटा। क्लियर हो चुका है? ठीक है, तो बेटा आज का जो टॉपिक हम यहाँ क्या करते हैं? एंड करते हैं। इसको स्टॉप करें बेटा।